वेलकम 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 प्यारे बच्चों, आ गए आप। बहुत बढ़िया किया। क्या ले आए सर? तो सर ले आए हैं क्लास 10th लेक्चर नंबर 1। किसका? कौन से चैप्टर का? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जिस बच्चे को नहीं पता, पहली बार आया है, उसके लिए बता देता हूं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पूरा हो चुका है। कॉन्सेप्ट वाले बाबा की प्लेलिस्ट में जाएंगे आप यूट्यूब के चैनल पर, तो प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर मिल जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th का वो भी पूरा हम करा चुके हैं। आज क्या स्टार्ट करेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर हो गई बात? जिस बच्चे ने रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ा वो पहले वो पढ़ कर आए, उसके बाद रिफ्रैक्शन पाए, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज सिमिलर मिलेंगी। किसमें? रिफ्रैक्शन में कंपेयर टू रिफ्लेक्शन। क्लियर हो रही है बात? तो पहले आप वो लेक्चर पढ़कर आए, वो सीरीज देखकर आए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, उसके बाद यहां पर आए। पढ़ चुके हैं पहली, तो बहुत बढ़िया। स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, आज स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्रैक्शन, पहले वो जानेंगे, फिर धीरे धीरे इसकी टर्म्स जानेंगे। ठीक है। रिफ्रैक्शन बेसिकली लेंसेज में होता है और रिफ्लेक्शन किस में होता है? मिरर्स में। क्लियर हो रही बात? बेसिक डिफरेंस जानने के लिए तो रिफ्रैक्शन क्या होता है ये जानेंगे। हमने ये जान लिया रिफ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, हमने ये जाना रिफ्रैक्शन होता क्या है। जूम इन कर रहे हैं सर, देखो। तो सबसे पहले जानो रिफ्रैक्शन क्या है। द बेंडिंग ऑफ अ रे ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अदर। मतलब जब भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है, तो उस रे में क्या होता है? लाइट की रे में क्या होती है? बेंडिंग होती है। एग्जांपल के तौर पे यहां देखो, देखो ये रे ऑफ लाइट है, यहां पर मीडियम क्या है? एयर है, और ये अंदर वाला मीडियम क्या है? ये ग्लास स्लैब रखी है। अब हमने क्या करा, बेसिकली आप ऐसे समझिए, मानो हमारी टेबल पे एक ग्लास स्लैब रखी है। क्लियर? ऐसे रखी हुई है। आपने यहां से लेजर लाइट ली और ग्लास स्लैब के अंदर मारी और यहां से देखा। क्लियर हो रही है बात? तो आपने जब यहां लेजर लाइट मारी तो लाइट रे किस में ट्रैवल कर रही है? एयर में। और फिर किसके अंदर गई? ग्लास में। और फिर ग्लास से बाहर निकलेगी वापस किस में? एयर में। तो यानी कि लाइट रे पहले मीडियम 1 में थी जो कि एयर था, फिर मीडियम 2 में थी जो कि ग्लास था, फिर मीडियम फिर से A1 में थी जो कौन सा? एयर। क्लियर हो रही बात? तो हमने बोला लाइट रे पहले एयर से आई, फिर ग्लास में गई और फिर वापस कहां गई? एयर में आ गई। तो नीचे वापस क्या है? फिर से एयर। तो देखो, तो जो लाइट रे आ रही है उसे बोलते हैं इंसिडेंस रे। ठीक है, हमने पढ़ा है कहां पर? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी। और जो लाइट रे रिफ्लेक्ट होती तो रे यहां से जाती। क्लियर? बट यहां से नहीं गई, क्या हो गई? वो अंदर चली गई। ध्यान रखो, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में बेसिक अंतर क्या है? रिफ्लेक्शन में लाइट सेम मीडियम में वापस आती है। जैसे अभी मैंने कहा आपको, देखो ये लाइट रे आई, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहां से टकराने के बाद वो सेम मीडियम में वापस आती, यानी कि वापस रिफ्लेक्शन में एयर में आती। बट रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। सेम मीडियम में लाइट रे वापस नहीं आती। किस में जाती है? दूसरे मीडियम में जाती है। तो यानी कि यहां से पहले मीडियम से गई किस में? दूसरे मीडियम में। अब लाइट की बेंडिंग होगी, क्यों होगी वो बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हमने देखा रिफ्रैक्शन क्या है। जब लाइट रे पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो लाइट की क्या होगी? बेंडिंग होगी। अब वो बेंड हो सकती है। तो देखो लाइट रे ऐसे जा रही थी, तो यानी कि इसे ऐसे निकलना चाहिए था। ये ओरिजिनल पाथ है इसका, बट ये ओरिजिनल पाथ ना फॉलो करके क्या हुई? बेंड हो गई ओरिजिनल पाथ से। क्लियर हुई बात? ऐसी बेंडिंग रे को बोलते हैं हम रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। और उसको क्या बोलते थे? इंसिडेंस रे। याद रहेगी अब ये बात? ठीक है। तो ये क्या है? आई एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस किस किसके बीच का एंगल होता है? इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। ये सब पढ़ चुके हैं, नॉर्मल सी बातें हैं ये हम कहां पढ़ चुके हैं ऑलरेडी? चैप्टर नंबर 1 में। कौन सा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर हो गई बात? तो इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच का, नॉर्मल किसका? प्लेन का नॉर्मल, यानी कि परपेंडिकुलर टू प्लेन। देखो ये है ना परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो मैंने बोला कि इंसिडेंस एंगल क्या है? इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। ये आर क्या है? ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होता था? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये क्या होता है? इट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे। नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर हो गई बात? ई क्या है? ई, अब देखो लाइट रे जिस मीडियम से गई थी, जब उसी मीडियम में वापस आ जाती है और जो एंगल बनाती है उसे बोलते हैं इमरजेंस एंगल। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इमरजेंस। यानी कि जिस मीडियम से गई थी, एयर से गई थी, और वापस भी किस में आ गई? एयर में। तो बाहर लिख ली इतने एंगल बना के, इसे बोला हमने एंगल ऑफ इमरजेंस। क्लियर हो रही बात? बहुत बढ़िया। तो रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन बेसिकली है द बेंडिंग ऑफ अ रे ऑफ लाइट
व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अदर। ठीक है, देखो यहां पर दो बार रिफ्रैक्शन हुआ है। पहला ये इसके बीच में जब एयर से कहां जा रही थी, ग्लास में, तो पहली बार रिफ्रैक्शन हुआ। दूसरी बार यहां रिफ्रैक्शन हुआ जब कहां जा रही है, ग्लास से किस में जा रही है, एयर में। तो दो बार रिफ्रैक्शन हुआ इस वाले सिनेरियो में। ठीक है, वैसे एक ही बना के दिखाते हैं, मैंने आपको दो बना के दिखा दिया कि जब दो बार क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन समझ गए आप, द बेंडिंग ऑफ अ रे ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। बेसिक अंतर क्या है, बेसिक अंतर है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में कि भैया रिफ्लेक्शन में लाइट रे सेम मीडियम में वापस आती है। आप कहेंगे सर यहां भी सेम मीडियम में वापस आई है, तो ये क्या है, रिफ्लेक्शन हो गया। आंसर है नो। पहली बार ही स्ट्राइक होने पे सेम मीडियम में वापस होनी चाहिए, ऐसा नहीं है देखो यहां दो बार हुआ है, पहला रिफ्रैक्शन या दूसरा रिफ्रैक्शन या उसके बाद वापस आई है एयर में, ऐसा नहीं। पहली बारी में स्ट्राइक होके वो सेम मीडियम में आ जाए तो कहलाती है रिफ्लेक्शन। और अगर कैमरा उल्टा हो गया, अब ठीक है, क्लियर आ रहा हूं मैं, वेरी गुड। तो पहली बारी में अगर स्ट्राइक होके वापस सेम मीडियम में आते तो कहलाता है रिफ्लेक्शन, और अगर दो तीन बारी में आए तो कहलाएगा रिफ्रैक्शन। ठीक होगी बात, बेसिक अंतर। और क्या बेसिक अंतर है, रिफ्लेक्शन में सेम मीडियम में आ जाती है, रिफ्रैक्शन में ट्रांसमिट कर जाती है, यानी कि उस मीडियम में घुस जाती है रे, जैसे इस मीडियम में घुस गई ग्लास में। क्लियर हुई बात। तो बेंडिंग ऑफ अ रे ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, यानी कि जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी रे, अगर उसमें बेंडिंग होती है उसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। फिनोमेना को कहते हैं रिफ्रैक्शन। कहां कहां यूज होता है, कहां कहां देखने को मिलता है, एग्जांपल क्या है रिफ्रैक्शन के, सुनो एग्जांपल क्या है। तो भैया यहां पर एक छोटे से कॉलम में लिख लेते हैं एग्जांपल, मैं बोल रहा हूं आप लिखेंगे। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल यह है कि अगर मैं एक ऐसा समझ सकते हैं, एक वाटर बोतल ले लो या फिर पानी का टब ले लो। ठीक है, पानी के टब में आपने पेंसिल डुबो दी आदि, तो आपको पेंसिल बेंड हुई हुई दिखती है, समझ रहे हो। आपने वाटर टब में ऐसे एक वाटर टब लिया ऐसे, ठीक है, और उसमें आपने ये पेंसिल डुबो दी आदि, तो ये पेंसिल जो है बेंड हुई हुई दिखती है। क्लियर हो रही है बात, सही है। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, कॉइन वाला, कि भैया जैसे कि ये एक स्विमिंग पूल मान लो, इस स्विमिंग पूल में ये पानी है, बहुत बढ़िया, आपने यहां पर नीचे कॉइन फेंकी, ये रही कॉइन, तो कॉइन की एक्चुअल डेप्थ क्या है, ये है डी। ठीक है, बट हमें कॉइन यहां नहीं दिख के यहां दिखता है, थोड़ा सा रेस दिखता है। ठीक है, यानी कि ए पर दिखता है। तो जो कॉइन है वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से क्या हो जाता है, थोड़ा सा रेज हो जाता है। ठीक है, तो ये भी किसका एग्जांपल है, ये भी रिफ्रैक्शन के एग्जांपल है। हम धीरे धीरे सारे एग्जांपल कवर करेंगे, बट डिटेल में कवर करेंगे। अभी फिलहाल जान रहे हैं रिफ्रैक्शन क्या है, उसके एग्जांपल क्या है। क्लियर हो रही बात, बहुत बढ़िया। ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार, रिफ्रैक्शन। ठीक है, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, जल्दी जल्दी बोलो। अर्ली सनराइज, डिले सनसेट, ये सब चीजें, तो ये सब एग्जांपल्स हैं किसके, रिफ्रैक्शन के, आप बता सकते हैं। क्लियर हो रही बात। इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे वाले लेक्चर्स में। फिलहाल के लिए हमने जाना रिफ्रैक्शन क्या है। अब जानेंगे कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कॉज मतलब वजह, कि भैया ऐसा होता क्यों है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ऐसा होता क्यों है, लाइट बेंडी क्यों होती है, ये भी तो जानना है। तो कॉज, तो एक नंबर का क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है बोर्ड में कि व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या है कॉज, देखो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो पहले तो बताओ लाइट की स्पीड क्या है। लाइट की स्पीड हमने पढ़ चुके हैं, कितनी होती है लाइट की स्पीड। तो लाइट की स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं सी से, जितनी होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतनी होती है लाइट की स्पीड। बहुत बढ़िया, एयर में। बट जब वो ग्लास में जाएगी तो उसकी स्पीड इतनी ही नहीं रहेगी, चेंज हो जाएगी। समझते हो बात। अब कम होगी ज्यादा होगी वो डिपेंड करेगा मीडियम पे, कौन सा मीडियम हो, वो बातें भी हम करेंगे। फिलहाल हमने क्या जाना कि जब व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अदर, द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट अकर्स, यानी कि स्पीड लाइट की चेंज होती है जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं। इस स्पीड की वजह से लाइट क्या करती है, बेंड करती है। बेस्ट एग्जांपल क्या होगा इसका, ऐसा सुनो, मान लो आप भाग रहे हो, आप एयर में, यहां पर क्या है, मैं भाग रहा हूं, यहां क्या है, एयर है, बहुत बढ़िया भाग रहे हैं। आप जितनी स्पीड से यहां भाग रहे हैं एयर में, क्या उतनी स्पीड से पानी में भाग पाएंगे, नो, उतनी स्पीड से पानी में नहीं भाग पाएंगे। यानी कि एयर से जब आप मीडियम में गए, वाटर में, पहले एयर मीडियम था, अब क्या वो मीडियम है वाटर, यानी कि जब आप एयर से वाटर में भाग रहे हैं तो क्या चीज चेंज हुई है, चेंज हुई है आपकी स्पीड।
क्यों चेंज हुई है उसकी बात अभी करेंगे, बट आपने देखा क्या चेंज हो गई, स्पीड चेंज हो गई। एयर में आप तेज भाग पा रहे थे, पानी में उतना तेज आप नहीं भाग पा रहे। क्यों? क्योंकि क्या चेंज हो गया, मीडियम चेंज हो गया। सेम लाइट के लिए है, लाइट पहले एयर में जा रही थी फिर मीडियम में आ गई, तो उसकी स्पीड में भी क्या होगा, चेंज होगा, बढ़ेगी घटेगी, वो अब अभी हम थोड़ी देर में बात कर लेंगे। बट हमने क्या जाना, स्पीड में चेंज होगा। इस स्पीड में चेंज होने की वजह से क्या चेंज हो जाती है, उसकी डायरेक्शन, किसकी, लाइट की। तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अदर द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट अकर्स ड्यू टू विच इट बेंड्स। बहुत बढ़िया, एक नंबर क्वेश्चन तैयार हो गया। अब आपको यह जानेंगे कि भैया ये बताओ कि स्पीड चेंज क्यों होती है। आपने बोला बैंड इसलिए होती है क्योंकि स्पीड चेंज हो जाती है मीडियम में, बट मेरे को बताओ स्पीड ही क्यों चेंज होती है मीडियम चेंज होने से। तो देखो, अब आपने बोला कि मैं एयर में तेज भाग पा रहा था और वाटर में मैं धीरे भाग पा रहा हूं। बहुत बढ़िया, ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी वजह देखो। एयर के जो पार्टिकल्स हैं, ये हर मैटर पार्टिकल से मिलकर बना है। अब एयर के जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे से दूर दूर है, दूर दूर, इसलिए एयर का वॉल्यूम भी क्या है, ज्यादा है। बात सही है। बट वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के क्या है, पास पास है। सही। एक और एग्जांपल, हनी भी तो एक तरह का मीडियम है, शहद। अब मेरे को बताओ, शहद के पार्टिकल और भी पास पास है। जितना वो लिक्विड एयर से सॉलिड की तरफ बढ़ेगा, पार्टिकल पास पास होते चले जाएंगे। बात सही है, बात सही है। तो इसका मतलब अगर पार्टिकल पास पास होंगे तो हमें जाने के लिए जगह कम मिलेगी, और अगर जाने के लिए जगह कम मिलेगी तो हमारे में हम सटक सटक के चलेंगे दूसरे पार्टिकल से। बात सही है। वो भी मुझे रोक रहा, ये भी मुझे रोक रहा, तो फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से मेरी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ रहे हो बात। तो यानी कि जब पार्टिकल दूर दूर होंगे तो हमारी स्पीड कैसी होगी, ज्यादा, क्योंकि रास्ते में कोई रोक नहीं रहा, हम भाग सकते हैं। और जब पार्टिकल पास पास होंगे तो हमें दिक्कत क्या आएगी, भागने में दिक्कत आएगी, क्योंकि पार्टिकल पास पास है, हमें रोक रहे हैं, तो हमारी स्पीड क्या होगी, कम। तो मैंने ये लिखा, क्लोजर द पार्टिकल लेसर द स्पीड, फॉर द पार्टिकल मोर विल बी द स्पीड। समझ में आई बात। यानी कि जब पार्टिकल पास पास है तो स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। बट जब पार्टिकल दूर दूर है तो स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन कम लगेगा। तो ऐसे पार्टिकल्स को, ऐसे मीडियम को क्या बोलते हैं, जिसमें क्लोजर पार्टिकल होता है, ऐसे मीडियम को बोलते हैं डेंसर। क्या बोलेंगे, डेंसर। दो तरह के मीडियम होते हैं, ध्यान दो बात पे, दो तरह के। कौन कौन से, पहला डेंसर, दूसरा रेयरर। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दे इस बात पे। मैंने बोला जहां पार्टिकल क्लोज क्लोज होंगे उस मीडियम को बोला जाएगा डेंसर। और इनकी डेंसिटी कैसी होगी, ये भी ध्यान दो, इनकी डेंसिटी कैसी होगी, हाई। और जहां पार्टिकल दूर दूर हैं तो वहां स्पीड ज्यादा होगी, और मीडियम को कहा क्या जाएगा, रेयरर मीडियम। और यहां डेंसिटी कैसी होगी, यहां डेंसिटी होगी लेस। क्लियर हो रही बात, समझ रहे हो बात। अब इनके एग्जांपल देखें, क्योंकि पूछा जाता है आपसे व्हाट इज डेंसर मीडियम। एग्जांपल हो गया वाटर, ग्लास, ठीक है। इसका एग्जांपल रेयरर का एयर। और डिपेंड करता है, क्या डिपेंड करता है, आप किसको किससे कंपेयर कर रहे हैं। आप मेरे को बताओ, अगर दो मीडियम है वाटर और ग्लास, दो मीडियम है वाटर और ग्लास, अब रे वाटर से ग्लास में जा रही है, तो मेरे को बताओ कौन सा रेयरर कौन सा डेंसर। आप कहेंगे दोनों डेंसर, ऐसा नहीं है। क्यों, देखो आप मेरे को बताओ, वाटर के पार्टिकल ज्यादा पास पास होंगे या सॉलिड के। जाहिर सी बात है सॉलिड के ज्यादा पास पास होंगे, तो सॉलिड इज मोर डेंसर कंपेयर टू वाटर। तो इसका मतलब हम मान लेंगे वाटर के रेयरर उस केस में, और डेंसर कौन है, ग्लास। समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया। तो ये है रेयरर क्या होता है, डेंसर क्या होता है। तो हमने जाना दो तरह के मीडियम, ऑप्टिकली रेयरर, ऑप्टिकली डेंसर। रेयरर क्या है, रेयरर वो है जो दूर दूर है पार्टिकल, जिनमें लाइट की स्पीड ज्यादा होती है, इनकी डेंसिटी कम होती है। एग्जांपल हो गया एयर। डेंसर क्या है, डेंसर जो पास पास होते हैं पार्टिकल, इनमें लाइट की स्पीड कम होती है, और एग्जांपल इसका वाटर, डेंसिटी इनकी ज्यादा होती है। क्लियर हुई बात।
अब पढ़ेंगे रूल्स ऑफ बेंडिंग। रूल्स ऑफ बेंडिंग, ये क्या बला भाई? रूल्स ऑफ बेंडिंग। देखो दो तरह के रूल है, पहला दूसरा। क्या रूल है? जब रे ऑफ लाइट, ठीक है, जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जा रही होगी, मान लो एयर से कहां जा रही है? वाटर में, तो क्या होगा? और दूसरा रूल, जब रे ऑफ लाइट डेंसर से कहां जा रही है? रेयर में, मतलब वाटर से कहां जा रही है? एयर में, तब क्या होगा? सही है बात? ये दो रूल आपको पढ़ने। तो देखो क्या होगा, जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी तो रे बैंड होगी, किधर की तरफ बैंड होगी? तो अब रे पे बैंड होने के दो ऑप्शन है। कौन सा दो ऑप्शन है? देखो दो ऑप्शन दिखाता हूं मैं आपको। पहला ऑप्शन देखो, रे का ओरिजिनल पाथ ये होना चाहिए था। सही है बात? ये रे का ओरिजिनल पाथ होना चाहिए था, ऐसे आती, बट उसे बैंड होना है। अब दो ऑप्शन क्या है बैंड होने का? या तो वो नॉर्मल की तरफ बढ़ जाए, नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई, ये नॉर्मल है ना, ये वाला, ये नॉर्मल है, इसकी तरफ बैंड हो गई, नॉर्मल की तरफ। दूसरा तरीका क्या है? ये नॉर्मल से अवे चले जाए, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से कहां चली गई? दूर चली गई। तो दो तरीके इसमें बैंड होने के, टूवर्ड द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बात समझ में आ रही है आपको? बहुत बढ़िया। अब रूल क्या है? रूल कहते हैं कि अगर कोई रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है तो वो बैंड होगी कहां? टूवर्ड द नॉर्मल। कहां बैंड होगी? टूवर्ड नॉर्मल। ध्यान देना इस बात पर, इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, अगर कोई रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर जा रही है तो कहां बैंड होगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्लियर हो गई बात? कहां पे? अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो बात समझ में आ गई आपको? क्या बात है? इफ अ रे ऑफ लाइट, इसको लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हैं, इफ अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, it will bend away, toward the normal, and if a ray of light traveling from denser to rarer medium, it will bend away from the normal. क्या यहां तक की बात क्लियर है? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं तो सर अब अगली स्लाइड में क्या लेकर आएंगे? अब सर अगली स्लाइड में लेकर आएंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और बहुत सारी बातें सर ले आए। देखिए क्या ले आए? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो भैया लेटरल डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। थोड़ा सा जूम इन कर रहे हैं सर, कैमरा सही कर लेते हैं सर। अच्छा चमक रहा है क्या? ब्लर हो गया अब? ठीक। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट आपको थोड़ा सा सिखाते हैं। देखिए डायग्राम पे, देखिए उस डेफिनेशन बाद में ध्यान देंगे। डायग्राम क्या कहता है? देखिए मान लो ये कोई ग्लास स्लैब है, मैं लिख देता हूं यहां पे ग्लास स्लैब। इसकी हमने थिकनेस मान ली कितनी? टी। ग्लास स्लैब यानी कि इतनी चौड़ाई है। बहुत बढ़िया। आप देखिए यहां पर एक रे आई, लाइट रे। इस लाइट रे को बोलते हैं हम क्या? इंसिडेंस रे। यहां पर क्या बना सकते हो आप? नॉर्मल। ये आ गया नॉर्मल। ये एंगल कौन सा हो गया? एंगल हाई। अब मैंने बोला ये मीडियम क्या है? एयरर, तो ये हो गया रेयरर। बहुत बढ़िया। ये ग्लास है और ये फिर से क्या हो गया बच्चों? एयर। यहां तक क्लियर है बात? बहुत बढ़िया। आगे देखो, अब ये रे रेयर से कहां जा रही है? डेंसर में। ये ग्लास डेंसर है। बहुत बढ़िया। तो क्या होगा? तो ये बैंड होगी किधर? टूवर्ड द नॉर्मल। तो टूवर्ड द नॉर्मल ये बैंड हो गई। ठीक है बात? सही लग रहा है? क्योंकि इसे जाना था कहां? ऐसे। लाइट रे को थोड़ा सा सही बनाऊं। ये देखिए इसे थोड़ा सा अच्छे से बनाते ताकि 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 रे जब से तू आंख में झांकी 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 रे। क्लियर हो रही है बात? देखिए अब मैं इस लाइट रे को ऐसे एक्सटेंड कर सकता था। ये क्या थी? ये ओरिजिनल रे थी। कौन सी? ये वाली थी ओरिजिनल रे। बट ये क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। ये क्या हो गया? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां तक बातें क्लियर है? ठीक। क्या हमें दिख रहा है? हमें दिख रहा है। बहुत बढ़िया। आगे अब यहां पर देखो फिर से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आ गया। यहां क्या बना सकते हैं हम? नॉर्मल। ये आ गया नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल। अब ये क्या है? रे कहां जा रही है? डेंसर से कहां जा रही है? रेयर। तो ये क्या होगी? ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाएगी। ये लो बैंड हो गई।
अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो गई। ये कौन सी रे है? इमर्जेंट रे। तो ये एंगल कौन सा हो गया? इमर्जेंट एंगल। क्लियर हो गई बात? अब आप मेरे को बताओ, ये ओरिजिनल रे को अगर ट्रेस करें तो ये कहीं यहां जा रही थी, ठीक है? ये कौन सी रे है? ओरिजिनल रे। ये कौन सी रे है? इमर्जेंट रे। यानी कि अगर रे बिना किसी रिफ्रैक्शन के आती तो ये यहां निकलती, इधर की डायरेक्शन में, यहां जा रही ये रही, ठीक है? बट अब क्या हुआ? अब रे रिफ्रैक्शन होने के बाद रे इतना शिफ्ट हो गई, इतना शिफ्ट हो गई, यानी कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन से यहां इतना वो क्या हो गई? शिफ्ट हो गई। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ये लो, इस लाइन पे परपेंडिकुलर डाल दिया, और इसने डिस्टेंस को, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मान लेते हैं हम क्या? x। क्लियर हुई बात? तो बच्चों x क्या होता है? इस x को बोलते हैं हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट। मतलब रे अपने ओरिजिनल पाथ से, रे अपने ओरिजिनल पाथ से कितना डेविएट हो गई, कितना शिफ्ट हो गई, ओरिजिनल पाथ से, ओरिजिनल पाथ से कितना शिफ्ट हो गई, ओरिजिनल पाथ से कितना शिफ्ट हो गई, इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। डेफिनेशन पढ़ो। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिनल पाथ, ओरिजिनल पाथ और इमर्जेंट रे के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको डिनोट करते हैं किससे? एक्स से। समझ में आ गई बात? स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं हटाने वाला हूं। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिनल पाथ एंड द इमर्जेंट पाथ इज ऑफ लाइट इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गई बात? ये हटा दूं मैं, ठीक। अब एक बात और, नोट बना के देखिए। इफ लाइट फॉल्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब अगर कोई लाइट रे, कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखो अभी तक हमने जितनी भी लाइट रे फॉल कराई है वो एक इंसिडेंस एंगल बना रही है, किससे? नॉर्मल से। मान लो वो नॉर्मल पे ही फॉल आ जाती, मतलब वो परपेंडिकुलर आती, किसके? प्लेन के। तो भैया नॉर्मल भी यही बनता और इंसिडेंस रे भी यही बनती। तो मेरे को बताओ इंसिडेंस एंगल क्या होता है? इंसिडेंस एंगल इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंस रे एंड द नॉर्मल। अब जो इंसिडेंस रे भी यही है और नॉर्मल भी यही है, तो एंगल आई कितना हुआ? 0 डिग्री। ऐसे तो बात समझ में आ रही है? तो ये क्या फॉल हो रही है? यहां पे 90 डिग्री पे फॉल हो रही है। तो जब भी कोई रे 90 डिग्री पे फॉल होती है तो वो सीधा निकल जाती है, ये याद रखना आपको, यानी कि उसके अंदर कोई बेंडिंग नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसके अंदर कोई बेंडिंग नहीं होती। व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन, if it making any angle of incidence, then definitely it will bend with some angle. But if it in a case it is not falling with some angle, it making zero angle, मतलब इंसिडेंस एंगल कितना? 0। तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में लाइट सीधा आ जाएगी विदाउट बेंडिंग। क्लियर हो रही बात? अगली स्लाइड में क्या देखेंगे? अगली स्लाइड में देखेंगे एग्जांपल। किसके एग्जांपल? रिफ्रैक्शन। तो देखिए, तो भैया ये 2 एग्जांपल है। अभी मैंने आपको बताए कई सारे एग्जांपल किसके? रिफ्रैक्शन के, जिसमें से 2 एग्जांपल मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये इसलिए मैंने उठाए हैं, ठीक है? पहला एग्जांपल क्या है? ए स्टिक पार्टली इमर्स्ड इन वाटर अपीयर टू बेंट एट वाटर सरफेस। मतलब अगर आप किसी पेंसिल को पानी के अंदर आधा डुबाएं, स्टिक को पार्टली यानी कि आधा डुबाएंगे, इमर्स इन वाटर। थोड़ा जूम इन करूं क्या? कैमरा टेढ़ा हो गया सर। अब देखो, कह रहा है स्टिक पार्टली इमर्स्ड इन वाटर, यानी कि किसी स्टिक को आप आधा डुबोएं, किसमें? वाटर में। देन इट अपीयर टू बेंट एट वाटर सरफेस, यानी कि अगर ये ऐसा है तो हमें थोड़ी सी यहां से बेंट नजर आएगी, ये टेढ़ी नजर आएगी। क्लियर हो गई बात? गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं ये वाला एग्जांपल, आप वहां पर रियल फोटो देख सकते हैं। मैं प्रोसेस समझाऊंगा, प्रोसेस होता कैसे है। क्लियर? ठीक है। देखिए, अब ये एक स्टिक है, हमने इसे आधा डुबा रखा है पानी के अंदर, ये एयर है, ये नीचे वाटर है। वो क्या रहा है? देखो, अब ये जो स्टिक है, यहां से 2 रे निकलेंगी, क्योंकि इमेज बनाने के लिए कम से कम कितनी रे की जरूरत होती है? 2 रे की जरूरत होती है। तो यहां से 2 रे निकली, कहां पर जाने के लिए? इमेज बनाने के लिए। कहां पर? आई पर। तो 2 रे निकली, ये 2 रे जा रही है कहां पे? डेंसर से जा रही है कहां? रेयर। तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी, आ गई आई पर। बट आई पर ये जो इमेज यहां नहीं बनती, कहां बनती है? ये देखो, ये रे आगे यहां एक्सटेंड होती है और यहां पर आके मिलती है इस पॉइंट पर।
तो इस पॉइंट पे क्या बनती है, इमेज बनती है। तो ये जो स्टिक है सीधा ना दिखाई देके ऐसे यहां के आके बैंड दिखाई देती है। किसका एग्जांपल है, रिफ्रैक्शन का। बहुत इजी है। क्या इजी है, देखिए कि दो रे गई, क्योंकि इमेज बनाने के लिए दो रे चाहिए होती है, दो रे गई कहां पे, डेंसर से रे गई तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो गई। तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो गई है, बहुत बढ़िया। बट यहां पर इस पॉइंट पर अगर हम इस रे को एक्सटेंड करें आगे तो हमें ये यहां पर पीछे की तरफ मीट होती हुई दिखाई देती है। तो यहां पर जब ये मीट होती हैं तो यहां पर क्या बन जाती है, इमेज, क्योंकि ये क्या था, ऑब्जेक्ट, और ये क्या बन गई, इमेज। तो हमें इस डंडी की इमेज कहां दिखाई देती है, कहीं यहां दिखाई देती है, जिसके वजह से ये हमें कैसी नजर आती है, बैंड। एक्चुअल में बैंड नहीं है बट बैंड नजर आती है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, दिख रहा है दूसरा एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल है, ऑब्जेक्ट अंडर वाटर अपीयर टू बी रेस्ड। मतलब मान लो आपने स्विमिंग पूल में हो और आप यहां खड़े हो सरफेस पे, मान लो यहां खड़े, यहां नहीं खड़े, यहां खड़े हो, ये रहे, है ना। अब आप मेरे को बताओ, आपने कॉइन फेंक दी तो वो कहां जाके गिर गई, इसकी डेप्थ में जाके गिर गई, यानी कि स्विमिंग पूल की डेप्थ में जाके गिर गई। स्विमिंग पूल की रियल डेप्थ क्या है, ये यहां से लेके यहां तक की क्या हो गई, रियल डेप्थ। क्लियर हो रही बात, आर डी, ठीक है। आगे देखो, अब ये जो ऑब्जेक्ट है इससे दो रेस निकलेंगी, क्योंकि ऊपर वाला जो इंसान है वो इसे देखने की कोशिश कर रहा है, ऊपर वाला इंसान इस कॉइन को अंदर झांक के देखने की कोशिश कर रहा है। अब इस कॉइन से हर डायरेक्शन में क्या निकल रही है, रेज निकल रही है। बट हम दो रे कंसिडर करते हैं कोई भी, क्यों, क्योंकि हमें इमेज कितने से बनानी, दो से बनानी है, बहुत बढ़िया। तो इसमें हर डायरेक्शन में रेज निकल रही है, बट मैंने दो कंसिडर कर ली। ये जो दो रे जा रही थी ये कहां जा रही है, डेंसर से रेयर जा रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होंगी, बहुत बढ़िया। तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी, कहां चली गई, आई पे चली गई। बट आई इन्हें पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देता है यहां, और ये कॉइन कहां दिखाई देती है हमें, यहां पर। तो ऑब्जेक्ट यहां था बट इमेज कहां दिखाई देती है, यहां पर। क्लियर हो रही बात। तो यानी कि वो अपनी एक्चुअल हाइट से कहां शिफ्ट हो गया, थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, यानी कि रेज हो गया, वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। तो इसे क्या कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, ये तो हो गई रियल डेप्थ, कितनी गहराई में था वो, यहां वो दिख रहा है, ये हो गई एपरेंट डेप्थ, यानी कि जो उसकी हमें दिखाई दे रही है एपरेंट। और यहां से लेके यहां तक का गैप क्या हो गया, यानी कि यहां से लेके यहां तक शिफ्ट हो गया, तो एपरेंट शिफ्ट। क्लियर हुई बात। इसको हम नॉर्मल शिफ्ट भी बोलते हैं, एपरेंट शिफ्ट को क्या बोलते थे, और नॉर्मल शिफ्ट। समझ में आ रही है बात आपको। तो बच्चों ये कुछ एग्जांपल हैं किसके, रिफ्रैक्शन के, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब करेंगे लॉज ऑफ, मैंने रिफ्लेक्शन बोला ना, ये एग्जांपल किसके थे, रिफ्रैक्शन, एग्जांपल ऑफ, हाँ रिफ्रैक्शन। अब क्या करेंगे, तो अब करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी करें, क्या थे, पहला था एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, दूसरा था क्या था, दूसरा था इंसिडेंस रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाइन सेम प्लेन। तो ये वाला जो दूसरे वाला है ये तो इसमें भी सेम है रहेगा, किसमें, रिफ्रैक्शंस के लॉज में। दूसरे वाला इसमें भी सेम रहेगा, कौन सा, इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड हो जाएगा, बस यहां रिफ्लेक्टेड की जगह रिफ्रैक्टेड हो जाएगा, और नॉर्मल टू द प्लेन। ये तीनों किस में लाई करेंगे, सेम प्लेन में। ये उसमें भी कॉमन था, इसमें भी कॉमन है। क्या चेंज होगा, देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन के लॉ पढ़ चुके हैं, रिफ्रैक्शन के लॉ ये रहे। शायद मैंने अभी एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्शन की जगह रिफ्लेक्शन लिख दिया था, ठीक कर लीजिएगा, एड इट। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, द इंसिडेंस रे अभी बताया ये वाला सेम है, इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन, सेम है। दूसरा, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, अभी आपने पढ़ा था एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, पढ़ा था। अब देखिए, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। साइन का मतलब आप समझते ही हैं, साइन, कॉस, टेन, ये सब क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। कहां आएंगे, मैथ में आएंगे। 6 होते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। पहला साइन, हम इसमें क्या यूज करते हैं, साइन। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, कांस्टेंट है।
यानी कि इनका रेशियो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। क्लियर हो रही बात, क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। इस कांस्टेंट को हम यहां पर एक नया नाम देते, क्या नाम देते, इस कांस्टेंट को यहां पर हम बोलेंगे, ध्यान से सुने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, रिफ्रैक्टिव कांस्टेंट को बोलते हैं यहां पर क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है, क्यों होता है, क्या बताता है, कैसे बताता है, सब बातें हम करेंगे, धीरज रखें, ठीक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस कांस्टेंट को क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब जानेंगे इसका सिंबल। सबसे पहले सिंबल क्या होता है भाई, सिंबल देखो, जैसे हम यू बनाते हैं ना, यू ऐसे यू बनाते हैं, बहुत बढ़िया। इस यू में एक डंडा इधर भी लगा दो। अब ये यू ना बन के क्या बन गया, अब ये यू ना बन के कहलाया म्यू। क्या कहलाया, म्यू, म्यू, म्याऊ, म्यू, क्या कहलाया, म्यू। तो म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कैसे बनाते, ऐसे बनाते। क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है। क्या बताएगा ये, धीरे धीरे जानेंगे, सारी बातें जानेंगे। क्यों जानेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर न्यूमेरिकल आ सकरा, आ सकरा तो आपको जान सकरा, ठीक है। तो अभी हम क्या जानेंगे, अब हम जानेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की विशेषताएं, बातें, जानकारी। उतार दिया है सारा का सारा बोर्ड पे। क्या उतारा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जो जो नॉलेज देनी है वो आपको बताऊंगा, 2-3 न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे, ताकि आपके माइंड से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए 100%। ये मेरी गारंटी है। क्योंकि बच्चों के माइंड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला टॉपिक क्लियर नहीं होता है। ये बात मेरी लिख लो, समझ लो, रट लो, क्योंकि नहीं होता है। मैं क्लियर कर दूंगा। कैसे, थोड़ा जूम इन कर देता हूं, देखो अब दिख रहा होगा अच्छे से। समझो, पहले सबसे पहले समझो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये किसी भी मीडियम की प्रॉपर्टी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। क्या बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये बताता क्या है, ये बताता है कि कोई भी लाइट रे किसी मीडियम में कितना बैंड होगी। मतलब कोई लाइट रे किसी मीडियम में जा रही है, उसकी बैंडिंग होती है, रिफ्रैक्शन कहते हैं फिनोमेना को। कितनी बैंडिंग होगी ये बताएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोर विल बी द बेंडिंग। ध्यान दें इस बात पे, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ज्यादा लाइट में क्या होगी, बेंडिंग होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल्स इन ए मीडियम हाउ मच बेंडिंग विल अकर, हाउ मच बेंडिंग विल अकर इन ए मीडियम टेल बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिंबल क्या है, म्यू। सिंबल क्या है, म्यू। मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोर विल बी द बेंडिंग। तो आपने सिंबल जाना। अब आपको जानना क्या है, अब आपको जानना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बच्चों ध्यान दो इस बात पे, कई तरह के फॉर्मूले होते हैं। आपको जो जो क्लास 10th में जानने की जरूरत है वो मैं आपको बताऊंगा क्लास 10th में, क्योंकि कुछ फॉर्मूले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्लास 12th में भी आते हैं, वेवलेंथ के ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर आते हैं। वो फिलहाल बात की बातें हैं, जो अभी जानने की जरूरत है वो आपको बताता हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, पहले तो आप बेसिक फॉर्मूला जान लो। बेसिक फॉर्मूला ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्पीड के टर्म में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला तो आप पढ़ चुके हैं, साइन आई अपॉन साइन आर, वो तो लो था, वो पढ़ चुके हैं, अलग करो। एक फॉर्मूला स्पीड के टर्म में होता है, स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में। क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू स्पीड ऑफ दिस मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ दिस मीडियम। ये फॉर्मूला होता है। कैसे लिखते हैं, क्या क्या होता है, सब जानो। एक बात और बता देता हूं, अलग अलग बुक में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सिंबल अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मैंने म्यू माना है, कुछ बुक एन मान लेती हैं, कुछ एक्स मान लेती हैं, कुछ आर मान लेती हैं, सबका अलग अलग है। इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। समझ में आ गई बात। तो मैंने म्यू माना, आपकी इच्छा है, आप एन माने, आपके सर ने एन कराया तो एन मानो, कुछ भी मानो, दैट्स इट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब हम जानेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूले में अलग अलग टर्म होती है, ध्यान दो कैसे लिखते हैं, समझो। पहले मैं आपको कुछ टर्म सिखाऊंगा, उनका मतलब जनवाऊंगा क्या होता है। थोड़ा सा और जूम इन कर दूं ताकि अच्छे से समझ में आए। ये देखो, इसमें देखो, इसमें लिखा म्यू टू वन, म्यू टू वन, म्यू टू वन, म्यू टू वन। अलग अलग तरीके से मैंने डिजाइनिंग करी है। क्या मतलब है, ध्यान दो। पहले बात तो इन सारी बातों का एक ही मतलब है। सर ये क्या बात हुई, तो ऐसे अलग अलग क्यों लिखा है, क्योंकि ऐसे अलग अलग बुक्स में अलग अलग राइटर लिखते हैं, अलग अलग तरीके से लिखा जाता है।
बट मतलब इन सब भाषाओं का लिखने का एक ही है। क्या मतलब है इसका? मतलब यह है कि भैया लाइट गोइंग इन 2, यानी कि लाइट 2 में जा रही है, मीडियम 2 में जा रही है। कहां से? फ्रॉम मीडियम 1। 2 पहले लिखा है यानी कि 2 में जा रही है, 1 बाद में लिखा है यानी कि 1 से जा रही है। 2 बार पहले लिखा है यानी कि 2 में जा रही है, 1 पहले इधर लिखा है तो यानी कि 1 से जा रही है। ध्यान देना इस बात पे। तो इसका मतलब क्या है? लाइट गोइंग इन मीडियम 2 फ्रॉम मीडियम 1। समझ में आ रही है बात? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जिस बच्चे को गोल हो गई आगे एक्सपेक्ट ना करें। क्या है μ21 का मतलब? क्या? लाइट गोइंग इन मीडियम 2 फ्रॉम मीडियम 1। अब मैंने आपको बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है स्पीड के टर्म में? ये स्पीड का रेशियो है। अब किस मीडियम की स्पीड ऊपर लेनी है और किस मीडियम की स्पीड नीचे लेनी है, उस बात की भी ट्रिक दे रहा हूं, याद रखना, क्योंकि जो ट्रिक भूलेगा भूल जाएगा। देखो, जो पहले लिखा है यानी कि उसमें रे जा रही है, 2 में जा रही है, तो उसकी स्पीड नीचे लेनी है आपको। स्पीड ऑफ मीडियम लाइट मीडियम 2। ध्यान दे इस बात पे, क्या कह रहा हूं? जो पहले लिखा है उसकी स्पीड कहां लेनी है? नीचे लेनी है। जो बाद में लिखा है 1, उसकी स्पीड कहां लेनी है? ऊपर लेनी है। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। एग्जांपल के तौर पे थोड़ा सा समझो। ये ला क्या है, इससे आपको समझ में आएगा। देखिए, ये लाइट रे है, ये कहां जा रही है भाई? ये जा रही है एयर से कहां? ग्लास में जा रही है। बहुत बढ़िया, सही है। अब रेयर डेंसर वाली तो कहानी भूल जाओ, रेयर से डेंसर में जा रही है वो छोड़ो। कहां जा रही है? एयर से ग्लास में जानी है। तो आपको इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है। तो किसमें जा रही है? ग्लास में जा रही है। तो पहले क्या लिखूंगा? ग्लास। किससे जा रही है? एयर से जा रही है। तो बाद में क्या लिखूंगा? एयर। अब स्पीड में फॉर्मूला लिखना है, तो नीचे किसकी लिखूंगा? जो पहले था, यानी कि स्पीड इन ग्लास, और ऊपर किसकी लिखूंगा? स्पीड इन एयर। क्लियर हो रही बात? समझ में आ रही है? इसको चाहे तो आप ऐसे लिख सकते थे, म्यू जी ए, चाहे तो ऐसे लिख सकते थे, म्यू जी ए। जैसे मैंने अभी बताया, तरीका अलग अलग हो सकता है, बात का मतलब एक ही है। सही है बात? इनके ऊपर मैं अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा। फिलहाल के लिए क्या जानकारी है? फिलहाल के लिए सुनो, कुछ मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ऑलरेडी पता है। कैसे पता है भाई? हमने कैलकुलेट कर रखे हैं। क्यों? क्योंकि हमें अलग अलग मीडियम में स्पीड कैलकुलेट करना आता है। बात सही है। तो कुछ मटेरियल्स के, कुछ मीडियम्स के हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलरेडी पता है। एक दो के मैंने लिखे हैं, बाकी का मैं चार्ट दिखा दूंगा। किस किस के लिखे हैं मैंने, क्योंकि मेरे को इनके याद होने चाहिए, टिप होने चाहिए। है तो बहुत सारे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सारे याद नहीं करने मेरे को, बट कुछ के मुझे कंफर्म याद होने चाहिए। तो मैंने 3 लिखे हैं, 3 के जरूर याद आपको होने चाहिए। क्यों याद होने चाहिए? क्योंकि वो न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं। कभी कभी क्वेश्चंस में नहीं गिवन होते, क्योंकि टीचर्स को पता होता है कि ये बच्चा पता है उसे, ठीक है। तो कभी कभी नहीं गिवन होते, तो 3 ये मैंने लिख दिए हैं, बाकी के आपको याद करने हैं। तो ये तो आपको कंफर्म याद करने हैं। एयर का क्या है? एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.0003। इसको शॉर्ट में लिख देते हैं 1, क्योंकि इतना बाद अप्रोक्सीमेशन, उसको अप्रोक्सीमेट करके 1 ही लिख देते हैं। क्लियर होगी बात? तो एयर का हो गया 1। अगर आप बिल्कुल डिटेल में चाहें तो 1.0003। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है? 1.33। और डायमंड का कितना? 2.42। डायमंड का ध्यान रखो, सबसे ज्यादा है तो सबसे ज्यादा बैंडिंग किस में होगी? डायमंड में होगी। क्लियर हो रही बात? डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है तो सबसे ज्यादा बैंडिंग किस में होगी? डायमंड में होगी। इतना याद रखें फिलहाल के। अब आपकी स्क्रीन पे मैं यहां क्या करता हूं, एक वो दे देता हूं, स्क्रीन पे शॉर्ट दे देता हूं, ताकि आपको क्या मिल जाए? सारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जानकारी मिल जाए। वरना गूगल पे भी है, फिलहाल मैंने यहां पे दे दिया स्क्रीन पे, आप नोट कर लो, पॉज कर लो वीडियो को। ठीक है बात? बहुत बढ़िया। काम करते हैं, वीडियो को अभी खत्म कर रहे हैं। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे? इसको न्यूमेरिकल करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्फेरिकल मिरर्स पे पढ़ जाएंगे। वीडियो अभी भी देख रहे हैं, अच्छी लगी लाइक कर दो, बेकार लगी डिसलाइक कर दो, चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टाटा बाय, सी यू। खत्म कर रहे हैं कहानी इतनी सी बात पे। वाह 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 वाह।